हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द थ्योरी ऑफ कॉस्ट और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन वेरियस कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन। और बच्चे जो है इसको बहुत ही गलत तरीके से करते हैं क्योंकि वो सिर्फ कर्व ड्रॉ करके आ जाते हैं, लेबलिंग भी नहीं करते, इवन कुछ भी मतलब जो थ्योरी पार्ट है उसको नहीं लिखते। तो ये जो वीडियो है बेसिकली डैट इज़ द समराइज्ड समरी के जो एग्ज़ाम के अंदर जैसा हमने लिखना है वैसा ही मैं इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। तो इसके अंदर मेरा जो फोकस रहेगा डैट विल कि आपने एग्ज़ाम में लिखना क्या है। तो क्योंकि इसका लॉन्ग वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हो, उसके अंदर अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने समराइज्ड वे से जो है आपको बताना है कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम के अंदर लिखना है। तो शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपने कॉस्ट फंक्शन के बारे में लिखना है जो कि कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशनशिप बताता है। और प्रोडक्शन फंक्शन और जो प्राइस, देखो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम जितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जितनी क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम प्राइस पे करते हैं, तो वो हमारे कॉस्ट फंक्शन को डिटर्मिन करता है। कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी का जो संबंध होता है रेसिप्रोकल होता है। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है तो कम कॉस्ट है, कम प्रोडक्टिविटी है तो ज़्यादा कॉस्ट है। और प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन हो सकता है। उसी तरह कॉस्ट फंक्शन भी जो है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन हो सकता है। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर वन और सम ऑफ द इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। और अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ यूज़ करके करते हैं। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी जो फैक्टर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं ये ट्रेडिशनल थ्योरी है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट रन के अंदर क्या कॉस्ट होती हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट है, इसके टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट के अंदर आ जाती है जो फिक्स फैक्टर पे हम स्पेंड करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो वेरिएबल पे हम स्पेंड करते हैं दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरह जब हम एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट, जब टोटल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं। एवरेज कॉस्ट जो है दोनों का टोटल है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट आ जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज ए वेरिएबल कॉस्ट। जब हम एक कंडीशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज नोन एज ए मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है दैट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर हम स्पेंड करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इनका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, चाहे प्रोडक्शन करे चाहे ना करे वो हमें बेयर करना ही पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, अगर आउटपुट ज़ीरो है तो भी हमें इनकर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हम प्रोड्यूस करें ये फिक्स ही रहती है। और यहाँ पे हमने लेबलिंग करनी है जब भी हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे देखो ओ एक्सिस पे हम यूनिट ऑफ आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट। ग्राफ जो है मैं फ्री हैंड से ही ड्रॉ करी हूँ कि वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, 35 मिनट्स के अंदर हमने ये क्वेश्चन करना होता है। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जितना भी मर्जी प्रोड्यूस कर लें फिक्स कॉस्ट ने उतना ही रहना है। अगर ज़ीरो प्रोड्यूस करते हैं तो भी उस पर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, अगर हम कुछ नहीं प्रोड्यूस करें तो ये भी ज़ीरो है। तो हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे हम लेबर पे खर्चा कर रहे हैं, रॉ मटेरियल पे खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है। और फिर जब हम इंक्रीज करते हैं तो देखो ये पहले इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। तो इसका जो शेप है इस तरह से आता है। वैसे मैंने इसको यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ओ एक्सिस, लेबलिंग करनी ज़रूरी है। देखो ये आउटपुट है, ये कॉस्ट है, इसकी
ये ओरिजिन से शुरू होता है और इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ये हमें बताती है कि जब हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो इनिशियल स्टेजेस पे क्या होता है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ यूज़ करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एवरेज कॉस्ट फॉल होती है और ये तब तक चलता रहता है जब तक उनका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है अचीव नहीं हो जाता। उसके बाद ये तेजी के साथ बढ़ती है। उसके बाद देखो, अब हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे अंडरस्टैंड कर ली है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी। तो टोटल कॉस्ट जो है दैट इज द समेशन ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट ली है, यहाँ पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट ली है। अब हम 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी हमारी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 10, क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है 10 से 20 हो रही है, फिर 20 से 28, 28 से 34, 34 से 38, फिर तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर देती है। इसको जब हमने यहाँ पे भी फ्री हैंड से आप ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है जब हम एग्ज़ाम के अंदर जो है ये डाटा लेके बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने आउटपुट ले लेना है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये हमारी टोटल कॉस्ट है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अंदर जो गैप है वो यूनिफॉर्म, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट को डिपिक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज द पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हमने आउटपुट से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि चाहे हम जितने मर्जी यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहनी है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे ये पर यूनिट कम होती जाएगी। जैसे 1 पे 10 है, 2 पे 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3.3, तो ये हम देख रहे हैं कि कम होती जा रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती जा रही है। इसकी जो शेप है देखो, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसकी जो शेप है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद आ जाती है, देखो जो एवरेज कॉस्ट होती है वो दोनों का जोड़ होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी जोड़ होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी जोड़ होती है। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसको हमने आउटपुट से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आउटपुट है। इधर हमने ये हमें याद रखना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनिशियली जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो इनिशियली देखो ये फॉल कर रही है, उसके बाद ये इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस्ट लेते हैं। इसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है, ये फॉलिंग हिस्सा है, क्योंकि शुरू में जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल हो रही है, फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है, फिर उसके बाद ये राइज करना शुरू कर देती है। तो इसका जो शेप है दैट इज यू शेप्ड। तो शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज जस्ट लाइक यू शेप्ड, पहले फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है, फिर उसके बाद वो राइज करती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरेज टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है। एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट, जब हम एक यूनिट बनाते हैं तो उसकी हमें औसत लागत क्या पड़ती है। तो एवरेज कॉस्ट को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का ऐड करके हमने एवरेज कॉस्ट निकाल ली। तो शुरू में ये देखो ये भी फॉल करती है, फिर उसके बाद ये राइज करती है। तो इसकी भी जो शेप है वो यू शेप है, पहले फॉल करती है, दिस इज द फॉलिंग हिस्सा, उसके बाद ये राइज करना शुरू करती है। तो शेप ऑफ जो बेसिकली जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, इसकी भी जो शेप है दैट इज यू शेप है, पहले ये फॉल करती है, फिर उसके बाद ये राइज करती है। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। देखो जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज दी, जब हम एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो जो कॉस्ट के अंदर चेंजेस आती है दैट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost is the increase in total cost when incurred by one unit.
additional cost of producing one more unit of output. तो मार्जिनल कॉस्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस वन, या चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ पे ये आउटपुट है, ये टोटल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट पहले यूनिट की वही रहेगी, सेकंड की देखो कॉस्ट होगी 28 माइनस 20, तो एक और यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किया है उसकी 8 है। उसी तरह हम 34 माइनस 28 तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये भी देखो मार्जिनल कॉस्ट जो है पहले ये फॉल करती है, फिर उसके बाद ये राइज करती है। इसकी भी जो शेप है वो यू शेप है। यहाँ पे हम आउटपुट, यहाँ पे हम कॉस्ट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उतना ही बता रही हूँ जितना हमने एग्जाम के अंदर लिखना है। हमारे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लॉन्ग रन कॉस्ट भी पूछा है, तो इस वजह से मैं जो रिलेशनशिप है वेरियस कॉस्ट का वो नहीं बता रही। तो हम सीधा ही लॉन्ग रन, जो कॉस्ट इन द लॉन्ग रन है, देखो लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहाँ पे सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग रन को हम प्लानिंग हॉरिजन भी कह सकते हैं, क्योंकि काम तो हम शॉर्ट रन में करते हैं, तो धीरे धीरे हम क्या कहते हैं प्लानिंग करते हैं। तो प्रोड्यूसर ऑपरेट इन द शॉर्ट रन एंड प्लान्स इन द लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास जो कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो होती है मिनिमम कॉस्ट एट विच ईच लेवल ऑफ आउटपुट जिसका हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मिनिमम कॉस्ट होती है। ये कभी भी शॉर्ट रन कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होती। फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ए पॉइंट ऑन द कॉस्ट कर्व जो मिनिमम कॉस्ट को इंडिकेट करता है, और लॉन्ग पीरियड जो होता है वो इन्हीं सभी पॉइंट्स का लोकस होता है। लॉन्ग पीरियड कॉस्ट कर्व जो होता है शॉर्ट पीरियड कॉस्ट कर्व को इन्वेल्व करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, ये यहाँ से ओरिजिन से शुरू होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कभी मतलब इसको टेंजेंट होता है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इस लेवल को हमने प्रोड्यूस करना है, तो ये दूसरा है, तो ये इसका है। देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कभी भी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होती। इसकी जो शेप होती है एस होती है, तो ये ओरिजिन से शुरू होती है। हमारा जो प्रोड्यूसर है वो बेसिकली शॉर्ट रन में ही ऑपरेट करता है, तो ये हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। इसका मिनिमम हम इस लेवल तक अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमें मिनिमम कॉस्ट देता है। उसके बाद अगर हमने ये प्रोड्यूस करना है तो ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके लिए हम दूसरे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट प्लांट कर्व पे चले जाते हैं। तो इसी तरह इनके मिनिमम पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाता है। लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट आती है वो बेसिकली जो है डैट इज़ दी, उसका भी शेप यू शेप होता है, बट वो फ्लैटर होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या इन्वेल्व कर्व, देखो इन द लॉन्ग पीरियड ईच फर्म कैन मेक यूज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ प्लांट्स। गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कैन बी हैड फ्रॉम ए स्पेशल साइज प्लांट जो इसके अप्रोप्रिएट है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख दी है, आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे होता है कि अगर हमने इस लेवल तक प्रोड्यूस करे हैं तो ये प्लांट हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, अगर ये लेवल प्रोड्यूस करना है तो ये प्लांट, उसी तरह तीसरा। तो उन सब के पॉइंट्स जब मिनिमम पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाता है। एक रैशनल प्रोड्यूसर जो होता है वो इन्हीं प्लांट्स की हेल्प के साथ प्रोड्यूस करता है, और जब डिमांड में चेंजेस होती है तो डेफिनेटली आउटपुट भी चेंज हो जाता है, जिसके बेसिस पे हम प्लांट का साइज भी चेंज कर लेते हैं। तो ईच प्लांट हैज़ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, विद द हेल्प वी कैन एस्टिमेट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो प्लानिंग कर्व भी है, इन्वेल्व कर्व भी है। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जिसका यू शेप है, बट ये फ्लैटर है। ये कभी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कट नहीं करता। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इसको टेंजेंट करता है। तो देखो ये जो है मिनिमम पॉइंट है जिसपे एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इसके मिनिमम पॉइंट को टच करता है, इसको हम ई का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट साइड पे है तो इसका फॉलिंग हिस्सा जो है शॉर्ट रन का टच कर रहा है, तो सिर्फ इसका एक का ही मिनिमम पॉइंट इसके साथ कॉइंसाइड करेगा, और जो जब ये राइज करता है तो जो शॉर्ट रन होते हैं उसका राइजिंग हिस्सा इनको टच करता है। उसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है
और ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, इसका मिनिमम सिर्फ एक का ही मिनिमम पॉइंट इसको टच करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये ज़्यादा फ्लैटर है और ये कभी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होता। तो इसका जब ये फॉल करता है तो शॉर्ट रन का फॉलिंग हिस्सा इसको टच करता है, सिर्फ एक का ही मिनिमम पॉइंट इसको कॉइंसाइड करता है। और लास्ट में हमारा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ये भी है कि जब हम लॉन्ग रन के अंदर एक ज़्यादा यूनिट या एक कम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारी एडिशनल कॉस्ट होती है उसको हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ये भी पहले फॉल करती है फिर राइज करती है, यहाँ पे आउटपुट और ये कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है? तो ये हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो इसके ई बिंदु पे कट कर रहा है। तो देखो जब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट राइज करती है तो वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के नीचे होती है, बट जब वो फॉल करती है तो वो इससे ऊपर होती है।